Rahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are feeling good. Today we will discuss about कंपाउंड एंड मिक्सचर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन और एटम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमें पता है कि एटम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से मिलता है और मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है। तो आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट के जब एटम मिलते हैं वो किस तरह से मिल सकते हैं और किस तरह का हमारे पास कोई न्यू स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि अ कंपाउंड इज़ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर आल्सो मॉलिक्यूल्स। जब किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं और हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बना देते हैं तो इसको हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, या कोई ऐसा लॉस या गेन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का जिसमें किसी एक एटम की जो खुसूसियात हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कीमियाई खुसूसियात हैं, वो चेंज हो जाएँ। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल दी गई हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। जब हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलते हैं तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसमें हमारे पास एक कार्बन दो ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना है और इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये जो हमारे पास कंपाउंड्स बन गए इनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स का नेम देते हैं। नेक्स्ट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के। कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास इस पर डिपेंड नहीं करते कि जो दो एटम्स मिले हैं या जिन्होंने नया हमारे पास कंपाउंड बनाया है वो किस तरह से मिले हैं या क्या वे उन्होंने इख्तियार किया है। वो या तो गैसियस एटम के मिलने की वजह से बन सकते हैं या वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के मिलने की वजह से भी बन सकते हैं, जिनमें हमारे पास एटम्स की रिप्लेसमेंट होती है और न्यू एटम जो है वो पहले की जगह ले लेते हैं और कोई नया कंपाउंड बन जाता है। बल्कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जो अब हमारे पास कंपाउंड बना है उसमें एटम्स का तनासुब क्या है, कि एक एलिमेंट के कितने एटम और दूसरे एलिमेंट के कितने एटम मिले हैं, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद क्या है और उनमें कम्बिनेशन कैसे हुई है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि द कंपोजिशन ऑफ प्योर कंपाउंड इज़ ऑलवेज सेम। जब हम बात करते हैं पानी, चाहे हमारे पास लिक्विड स्टेट में हो, चाहे हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो, चाहे हमारे पास गैसियस फॉर्म में हो, तो हमारे पास अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी कि ये हमारे पास इनकी हर जगह पर कंपोजिशन सेम ही रहेगी। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, या हमारे पास ये किस जगह पर मौजूद है। शर्त ये है कि ये हमारे पास प्योर फॉर्म में हो, यानी कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी शामिल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि अगर आप पानी का एक सिप लेते हैं तो उसमें भी उतने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जितने के लास्ट सिप में होंगे, या ग्लास में जो पानी है उसमें भी उतना ही तनासुब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का होगा या एटम्स का होगा जितना हमारे पास एक ग्लास में मौजूद पानी में होगा। यानी कि हर जगह पर एटम्स की तादाद सेम ही रहती है किसी मॉलिक्यूल में। ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस गैस है, ये ऑक्सीजन जो कि कलरलेस गैस है इसके साथ मिला है और इसको उन्होंने ना हीटअप किया है। जब इन्होंने हीटअप किया हमारे पास वाटर जो है वो कंपाउंड बन गया। अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों हमारे पास गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं किसी भी वे से, ये जब मिलते हैं तो हमारे पास जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है या वाटर बनता है ये लिक्विड स्टेट में होता है और इसमें टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट उन्होंने बताया एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला।
जब हमारे पास कोई एक कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलने से, तो उनको हम किसी फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं जो इसका केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने की बात करते हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का एटम मिला है, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको हम H2O फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फार्मूला है एलिमेंट के सिंबल से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है और ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O है। तो इन दोनों को फार्मूला में दिखाया गया है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम्स इन्वॉल्व हैं फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन का एक एटम इन्वॉल्व है, तो हम हाइड्रोजन के नीचे स्मॉल सा 2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम साथ वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ एक लिखी हुई हो उसके साथ एक लिखना ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि उसमें अब एक ही एटम ऑक्सीजन का मौजूद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन उन्होंने कंपाउंड्स की है। कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की हम जब बात करते हैं बच्चे, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब ये ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये केमिकल बॉन्ड बनने की वजह बनती है। तो ये जब ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन से केमिकल बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के दरमियान बनता है। जो मेटल है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और जो नॉन मेटल होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तब जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अगर दोनों ही ऐसे एटम्स मौजूद हों जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हों तो उनमें केमिकल बॉन्ड आसानी से नहीं बन सकता। यही वजह है कि हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड हमेशा एक नॉन मेटल और एक मेटल के दरमियान बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा और उनके दरमियान हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि क्योंकि हमें पता है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर सोडियम मेटल है तो सिर्फ उसका एक ही एटम वहाँ पे मौजूद हो, ना तो ऐसा होगा कि क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है उसका एक ही एटम मौजूद हो। बहुत से एटम्स एक वक्त में एक जगह पर मौजूद होते हैं। तो जब इनके दरमियान ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तो ये जो बहुत से एटम्स हैं सोडियम और क्लोरीन के खुद को अरेंज कर लेंगे, और जब ये खुद को अरेंज कर लेंगे इनकी अरेंजमेंट की वजह से कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस कंप्लीट अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस का नेम देते हैं। यही वजह है कि जब आप नमक को देखते हैं, नमक जो है वो उसके क्रिस्टल्स वो एक ख़ास शेप में आपके पास मौजूद होते हैं, यानी कि इसमें ख़ास किस्म की अरेंजमेंट हुई होती है एटम्स के दरमियान, और ये अरेंजमेंट ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होती है। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऑपोजिट चार्जेस एक साथ एक जगह पे मौजूद होते हैं तो वो खुद को अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं, इस तरह से तरतीब देते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम हो और अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसी पोजीशन पे वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्रिस्टल का नेम देते हैं। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट, क्योंकि हमारे पास इनमें एटम्स की तादाद मखसूस नहीं है। हमें नहीं पता कि एक जो क्रिस्टल है, नमक का एक क्रिस्टल है या चीनी का एक क्रिस्टल है, नमक के एक क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन के एटम्स की तादाद का हमें अंदाज़ा नहीं है। तो हम इसका तनासुब बताते हैं कि 1% हमारे पास सोडियम और 1% क्लोरीन मिलकर हमारे पास क्रिस्टल बना देते हैं। यानी कि ये जब हम आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें एटम की तादाद फ़िक्स नहीं होती तो उसका जो फार्मूला होता है इसको हम फार्मूला यूनिट का नेम देते हैं। तो हम NaCl हम इस वजह से सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं कि क्योंकि इसके क्रिस्टल में 1% सोडियम और 1% क्लोरीन या एक के तनासुब से दोनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो एटम्स के दरमियान या दो एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है।
ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट का मतलब होता है को मतलब शेयरिंग, वैलेंट मतलब वैलेंस या इलेक्ट्रॉन। तो ऑपोजिट जब हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड का नेम देते हैं। यानी कि आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब दूसरे किसी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेते हैं, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक पेयर बना लेते हैं, तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड्स मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से बनते हैं। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हमारे पास ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत कम होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी मौजूद हो सकते, लेकिन ये इतने कम मौजूद होते हैं कि इनमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेम देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसका हर जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो यही वजह है कि इसको जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का नेम देते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास NH3 है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का भी हमारे पास फार्मूला यूनिट लिखा गया है जो कि हमारे पास NaCl होता है। नेक्स्ट अब हम मिक्सचर को करेंगे डिस्कस। मिक्सचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ मिलाते हैं, फिज़िकली मिलाते हैं, इसको किसी भी तरह का इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो इसको हम मिक्सचर का नेम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक गिलास में चीनी डालकर उसको हल कर देते हैं तो उनके ना तो चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो इलेक्ट्रॉन लिया है, ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बल्कि सिर्फ वो जो चीनी है वो पानी में वैसे ही मिक्स हो गई है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हल हो गई है या ख़ुद को उसके मॉलिक्यूल के दरमियान अरेंज कर लिया। एक और एग्जांपल यहाँ पे सलाद की उन्होंने बताई हुई है। सैलड की जब आप बात करते हैं, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को या फलों को आप काट कर एक साथ मिक्स कर देते हैं। हर एक जो उसका टुकड़ा होता है उसका अपना एक टेस्ट होता है और उसकी अपनी एक शिनाख्त होती है। आप देख के बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पर टमाटर है, यहाँ पर इसमें प्याज है या यहाँ पर बंद गोभी है, तो ये क्या है, ये एक हमारे पास मिक्सचर है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने मिक्स तो कर दिया है लेकिन इसने अपनी जो शिनाख्त है वो बरकरार रखी हुई है। ये आपस में हल तो हो गए हैं लेकिन ये पूरी तरह से हल नहीं हुए, इनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जब दो या दो से ज़्यादा हम एटम्स को या एलिमेंट्स के एटम को मिलाते हैं और वो अपनी शिनाख्त खो देते हैं तो इसको हम कंपाउंड का नेम देते हैं। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को वैसे ही मिलाते हैं और वो अपनी शिनाख्त भी बरकरार रखते हैं तो इसको हम मिक्सचर का नेम देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स मिक्सचर की बताई गई हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। मिक्सचर जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों को वैसे ही फिज़िकली मिलाने से बनता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर जो है हमारे पास अज्जा की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, यानी कि चीनी आपने पानी में डाल ली, उसको हल कर लिया, तो जब आप उसको पिएंगे या उसको एक सिप लेंगे तो वो आपको पानी जो है वो मीठा महसूस होगा। इसका मतलब क्या है कि चीनी ने अपनी शिनाख्त बरकरार रखी हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने चीनी को पानी में मिलाया और चीनी गायब भी हो गई है, उसमें नमक का टेस्ट आ रहा है आपको। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी तरह जैसे अगर हम बात करते हैं सलाद में, हर एक जो मटेरियल है उसका अलग अलग टेस्ट आपको आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक कंस्टिट्यूएंट ने अपनी शिनाख्त को बरकरार रखा हुआ है, उसका एक अलग टेस्ट है, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपोनेंट्स को या उसके अज्जा को आसानी से अलग किया जा सकता है। दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास मिक्सचर बना है उसके अज्जा अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हल हो गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अज्जा हैं वो अच्छी तरह से हल ना हुए हों। तो इनकी बुनियाद पर इनको हम होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नेम देते हैं।
होमोजीनियस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो मुख्तलिफ़ अज्जा होते हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में हल हो जाते हैं और हमारे पास इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसा कि अगर हम चाय की या कॉफ़ी की बात करते हैं, हम चाय में आप चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और हमारे पास वो हीट अप करने की वजह से एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम चाय का नेम देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि वो चाय बनाने के बाद आप उसमें से पत्ती को अलग कर लें या चीनी को अलग कर लें? ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल एक्सचेंज नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इसमें ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ना ही इनमें बॉन्डिंग हुई है, बल्कि हमने चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर का नेम देते हैं और इसमें हम इसके मुख्तलिफ अज्जा को आसानी से पहचान नहीं सकते। लेकिन जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो हमारे पास कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि हर जगह पर जो मिकदार होती है मुख्तलिफ अज्जा की वो एक जैसी नहीं होती। सलाद की ही आप बात करते हैं तो हो सकता है कि ऊपर जो है वो फ्रूट्स थोड़े से ज़्यादा हों, नीचे थोड़े से फ्रूट्स हैं या नट्स कम हो, या कोई एक फ्रूट जो है उसकी मिकदार ऊपर ज़्यादा हो, नीचे कम हो। जैसे घरों में क्या होता है कि नट्स ऊपर डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मिकदार ज़्यादा है और नीचे जो है वो मिकदार कम है। लेकिन या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एयर की जब हम बात करते हैं, एयर में जहाँ पर प्लांट्स मौजूद होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार हवा में ज़्यादा होती है, लेकिन रूम में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो या प्लांट से दूर, जहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ प्लांट्स कम हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किसी भी जगह पर मुख्तलिफ गैसेस की जो मिकदार है उसमें वेरी कर सकती है या तब्दील हो सकती है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताई गई हैं, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से ना वाज़ह हो रहा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी मिकदार जो मुख्तलिफ जगह पर होती है मुख्तलिफ होती है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हर जगह पर उनकी तादाद एक जैसी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू जस्टिफाई एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर? आप ये कैसे बता सकते हैं कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है? सेकंड पॉइंट में बताया गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। केमिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में फ़र्क लिखें। लास्ट क्वेश्चन इज़ राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ सैंड, क्विकलाइम, वॉशिंग सोडा एंड कॉमन साल्ट। इन कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज लिखें। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है पेपर में डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जब पेपर में इस तरह से इसका डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इसके कंप्लीट पॉइंट्स बनाएंगे। पेज नंबर 9 आपकी बुक पर ये डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक की केमिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो दूसरे की भी केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक की फ़िज़िकल लिख रहे हैं तो दूसरे की भी फ़िज़िकल लिखेंगे। आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से ये दिया गया है। पेपर में मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही ये पूछा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएँ। इसके अलावा पेज 8 टेबल नंबर 1.3 ये भी आप लोग करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूलाज है वो बताए गए हैं, ये आप लोग याद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, किसी वर्ड के मीनिंग का पता नहीं चला तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।